हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गिवन हो x1, x2, x3, x4, x5, सो मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर गिवन और उनके समेशन मतलब प्लस और माइनस के फॉर्म में कोई और रैंडम वेरिएबल लिखा हो। समेशन ऐसा नहीं जस्ट कि प्लस ही हो, माइनस साइन कुड बी देयर। तो अगर प्लस माइनस के फॉर्म में प्लस उनके समेशन प्लस माइनस के फॉर्म में उनको प्लस और माइनस के साथ अगर ऐड किया जाए, उसको मिला के एक और रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया जाए, तो उस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ फाइंड करने का एक तरीका होता है। उस तरीके को हम सीखेंगे, उसको हम याद कर लेंगे और उससे हम एक लॉजिक डेवलप कर लेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में डील करना इजी हो, है ना। तो हमने यहाँ पे सिंपली दो रैंडम वेरिएबल लिए, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। हम तब का केस ले रहे हैं, क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो हमें क्या करना है, जब दोनों इंडिपेंडेंट हैं और उन दोनों रैंडम वेरिएबल के समेशन के फॉर्म में एक और रैंडम वेरिएबल लिखा गया है, तो उस अगले रैंडम वेरिएबल का जो दोनों के समेशन के फॉर्म में लिखा है उसका पीडीएफ सीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे, और उसका जब पीडीएफ सीडीएफ पता चल जाएगा टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो पीडीएफ सीडीएफ मिल जाता है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी बताना कुछ नहीं करना होता है, उसके पीडीएफ का एरिया अंडर कर्व निकाल देना होता है उस रेंज के अंदर, बस दैट्स इट, है ना। तो यहां पे वही सीखेंगे। अब ध्यान से देखो, देयर आर, है ना, इसका फार्मूला अलग अलग तरीके से कैसे डिराइव कर सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज सीखेंगे और इसका यूज सीखेंगे बहुत अच्छे से। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेंज 0, 1, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेंज 0, 1। अब ध्यान से देखो, दोनों 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब x रैंडम वेरिएबल का अगर मैं कहूं पीडीएफ तो इट इज नथिंग बट यहां 1 रहेगा f(x)(x), ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम वेरिएबल y भी बिटवीन f(y), y, है ना। इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्सिस को x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ध्यान से, ये जो रैंडम वेरिएबल y है उसका जो पीडीएफ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करते हैं। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, मतलब क्या है, जो x रैंडम वेरिएबल है वो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है विद सम प्रोबेबिलिटी, एंड आउटसाइड 1 एंड आउटसाइड 0 इट टेक्स द वैल्यूज विद 0 प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली द रैंडम वेरिएबल y टेक्स द वैल्यूज between 0 to 1 with some probability and outside 1 and outside 0 it takes the values with 0 probability। तो मतलब हम x और y की अगर ये रेंज में है, y की इस रेंज में है 0 से 1 या x की इस रेंज में 0 से 1, then only we can find out the probabilities, है ना। then only we can find out the probabilities, corresponding probabilities हम find out कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई, हम तभी probabilities क्या कर सकते हैं, find out कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आउटसाइड x की रेंज है 1 से 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, या y की आउटसाइड रेंज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब देखो, अगर मैं इसके ज्वाइंट पीडीएफ को कंसीडर करूं, ज्वाइंट पीडीएफ, तो दैट विल बी इंडिपेंडेंट की वजह से मल्टीप्लीकेशन आएगा, और जब ये और ये दोनों नॉन जीरो होंगे जिस x और y की रेंज के लिए, उसी की रेंज के लिए ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक और रैंडम वेरिएबल बना दिया z इज इक्वल टू x प्लस वाई। क्या बना दिया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये z एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, z ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल नहीं, मत कह देना। ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल होता है कि जब हम दो रैंडम वेरिएबल को एक साथ देख रहे होते हैं विद एंड रिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल, एंड इन दैट केस वी डील विद द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, जब हम दो रैंडम वेरिएबल को एक साथ देख रहे होते हैं। लेकिन यहां जो z रैंडम वेरिएबल है वो कैसे बना, x और रैंडम वेरिएबल और y को हमने ऐड कर दिया तो z रैंडम वेरिएबल बन गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, z रैंडम वेरिएबल को हमने ऐड किया तो x प्लस वाई हमारा बन गया। क्लियर इतनी बात। तो x कोई वैल्यू स्मॉल x लेता है, y कोई वैल्यू स्मॉल y लेता है, तो z उस समय कौन सी वैल्यू ले लेगा, स्मॉल x प्लस स्मॉल y, है ना, स्मॉल x प्लस स्मॉल y। अगर ध्यान से देखो, अगर x कोई वैल्यू लेता है स्मॉल x और एंड y कोई वैल्यू लेता है स्मॉल y, और एंड रिलेशन के साथ जो वैल्यूज लेते हैं ये दोनों,
वो किस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो। x कोई सैंपल वैल्यू x ले रहा है और y कोई सैंपल वैल्यू y ले रहा है, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से। हम एंड रिलेशन के साथ अगर दो रैंडम वेरिएबल को देख रहे हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से। ध्यान देना, तो x कोई सैंपल वैल्यू x ले रहा है और y कोई सैंपल वैल्यू y ले रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ज्वाइंट पीडीएफ इंटू dx इंटू dy होता है ना, पीडीएफ में dx dy से मल्टीप्लाई। तो मतलब जब x स्मॉल x वैल्यू लेगा और y स्मॉल y वैल्यू लेगा इस प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपका रैंडम वेरिएबल z है वो स्मॉल z वैल्यू लेगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस y विद द प्रोबेबिलिटी व्हाट, इसी प्रोबेबिलिटी के साथ। देखो ध्यान से, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब x स्मॉल x और y स्मॉल वैल्यू लेगा तभी तो z x प्लस y स्मॉल x प्लस y वैल्यू लेगा। जब x स्मॉल x होगा और y स्मॉल y होगा तभी z स्मॉल z इज इक्वल टू x प्लस y होगा। तो जो x की x और y की y लेने की प्रोबेबिलिटी है वही z की x प्लस y लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं, वही सेम चीज। इस तरह से चीजों को विजुलाइज करने के, तो ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है। अब देखो, मान लो x ने वैल्यू लिया 1 विद और y ने वैल्यू लिया 2, यहां पे 0 1 0 1 है तो 0 1 है। x ने वैल्यू लिया 0.5 और y ने वैल्यू लिया 0.5 लेट्स से, तो z वैल्यू ले लेगा 0.5 प्लस 0.5 1, और x ने वैल्यू लिया 0.5 और y ने वैल्यू लिया 0.5, उस पे इस पीडीएफ फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी 0.5 एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय dx dy क्या हो जाएगा। तो x ने x वैल्यू 0.5 और y ने y वैल्यू 0.5 लिया, विद दिस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि नहीं। और इस यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, x की वैल्यू 0.5 y की वैल्यू 0.5 रख दोगे तो पीडीएफ फंक्शन से इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू dx dy प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x की x 0.5 और y की 0.5 वैल्यू लेने की। और फिर z लेगा स्मॉल z वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 विद द सेम प्रोबेबिलिटी। तो x की 0.5 और y की 0.5 वैल्यू लेने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहां से, वही प्रोबेबिलिटी z की 1 लेने की हो जाएगी। तो अब देखो, z एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, z इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल। ध्यान रखना चीजों को, जब हम ज्वाइंटली दो रैंडम वेरिएबल को देखते हैं तो वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से डील होता है। मतलब हम जब एंड रिलेशन के साथ दो रैंडम वेरिएबल को देख रहे होते हैं कि ये और ये, जबकि यहां z क्या है, वो दोनों के समेशन से मिलकर बना है, तो दोनों को जब सम कर देंगे तो z एक सिंगल वैल्यू ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी। तो ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है z, जो x प्लस y से मिलकर बन गया है ना, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है। ध्यान देना, तो z कोई z वैल्यू ले रहा है, दैट विल बी एक कांस्टेंट वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से जब x 0.7 और y 0.5 वैल्यू लेगा विद सम प्रोबेबिलिटी, तो z ले लेगा 1.2 वैल्यू विद सम प्रोबेबिलिटी। तो z एक सिंगल वैल्यू ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, अगली सिंगल वैल्यू विद सम प्रोबेबिलिटी, अगली सिंगल वैल्यू विद सम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू रख दोगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। उस जो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है वही z की x प्लस y वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो z सिंगल वैल्यूज ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी। तो z कैसा है, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी z है ना, हमेशा इसको मत कह देना कि z ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है। z इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल विच इज depends on x random variable and y random variables in the form of x plus y। पहली चीज दिमाग में ये बैठाओ, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, हम z का जा रहे हैं पहले CDF निकालने, इतनी बात समझ में आई। z का हम क्या जा रहे हैं, CDF निकालने। तो ये चीज मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे CDF के कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं बेटा, अगर x स्मॉल x वैल्यू लेता है और एंड y स्मॉल y लेता है, तो इस प्रोबेबिलिटी को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इससे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यही बताता है। देन z रैंडम वेरिएबल विल टेक ए सिंगल वैल्यू z दैट विल नथिंग बट इक्वल टू x प्लस y विद द प्रोबेबिलिटी व्हाट, जो यही प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी भी तो कुछ वैल्यू होगी फाइनाइट, है ना, तो सिंगल वैल्यू लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आगे की चीज पढ़ते हैं, ये रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं फिर इसको जनरलाइज कर देंगे बेटा। अब CDF हम निकालते हैं, z रैंडम वेरिएबल एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है और उसका CDF किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल z का फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि हम z को कौन सी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, स्मॉल z के फॉर्म में। ये स्मॉल z माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, z रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज लेता है। तो हम यहाँ z रैंडम वेरिएबल का CDF निकालने जा रहे हैं एंड इट विल बी फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज z। ये ले रहा है z वैल्यू
0.5 with some probability, z is equal to 0.6 value with some probability, z is equal to 0.8 with some probability, z is equal to 0.9। तो ये क्या ले रहा है, एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यूज ले रहा है, दैट इज दैट वेरिएबल इज नथिंग बट z एंड उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे रैंडम वेरिएबल x होता था, वो x इज इक्वल टू स्मॉल x वैल्यू ले रहा है विद सम पीडीएफ या विद सम प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 0.5 वैल्यू ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, दैट इज नथिंग बट पीडीएफ इंटू dx के वैल्यू के बराबर होता था। x 0.6 वैल्यू ले रहा है, x की पीडीएफ 0.6 पे क्या इंटू dx प्रोबेबिलिटी के साथ, x 0.7 वैल्यू ले रहा है x की पीडीएफ विद dx प्रोबेबिलिटी के साथ। तो एक सिंगल वैल्यू ले रहा है x, एक सिंगल वैल्यू है ना, और जो वैल्यू ले रहा है उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियस सी बात, और वो वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, -∞ से इन्फिनिटी, और वो जो वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी वो ले सकता है उसको हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं उसी को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ वेरिएबल का बहुत गेम है, आपको चीजें विजुलाइज करनी पड़ेंगे। तो z को जॉइंट रैंडम वेरिएबल मत कर देना, z इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, नथिंग एल्स। वाइल जॉइंट के केस में हम एंड रिलेशन के साथ 2 या 3 या 4 रैंडम वेरिएबल को देखते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों में ये बहुत मेजर डिफरेंस है। दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल z, जहां पे स्मॉल z क्या है, -∞ से +∞ वेरी करो और इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते जाओ, ये z का क्या आ जाएगा, CDF, और उसको डिफरेंशिएट करके z का हम PDF निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू, है ना, अच्छे से कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, है ना, यहां देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखो z लेस देन आर इक्वल टू z, है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, आप समझ में आपको आएगा, z लेस देन आर इक्वल टू z, और z है कितना, हमें x और y का PDF पता है, तो हम इसको रिलेशन को x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जहां z क्या है, z कोई पॉइंट है -∞ से इन्फिनिटी के बीच का, है ना। तो एक तरह से x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू समथिंग, जैसे आप पिछले लेक्चर्स में ज्वाइंट पीडीएफ का यूज करके क्या करते थे, ज्वाइंट पीडीएफ का यूज करके आप इनइक्वालिटी वाली प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि नहीं, वहां z यहां कांस्टेंट होता है, जैसे x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो z कोई पॉइंट है ना, z कोई वैल्यू लेगा, रियल वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, और उसके करस्पॉन्डिंग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते जाना है, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते जाना है तो आपको आंसर निकालते जाना है। अब ध्यान देखो, मैं इसी, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये एक इनइक्वालिटी है, जैसा आपकी ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में सॉल्व किए थे, जब भी मैं z कोई पॉइंट लूंगा, लेट्स से 0.5, 0.2 या 0.3, मैं z की डिफरेंट वैल्यूज लूंगा -∞ से इन्फिनिटी, तो वहां ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, जैसे 0.5, तो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0.5, ये इनइक्वालिटी आप ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल से सॉल्व करना जानते हो। अगर x और y का ज्वाइंट पीडीएफ पता हो तो इस इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0.5 को सॉल्व करना आप जानते हो, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0.7 इसको सॉल्व करना जानते हो, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो अब देखो इसको ध्यान से, z को हमें कहां से कहां वेरी करना है, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞, और z की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी वाली प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है यूजिंग ज्वाइंट पीडीएफ, एंड देन करस्पॉन्डिंग एफजेड z वैल्यू वी विल फाइंड आउट। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम यहां x और y को प्लॉट कर लेते हैं। x क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है, y लॉजिक लगाना है बेटा, लॉजिक में थोड़ा सा मिस हुए तो गलत भी आ सकता है। x और y 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब आउटसाइड 0 से 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी x की भी 0 है और y की भी 0 है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है 0 से 1 के बीच में विद सम प्रोबेबिलिटी, एंड y इज टेकिंग द वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 विद सम प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मैं z तो -∞ से इन्फिनिटी पॉइंट वेरी कर सकता है, अगर ये z वैल्यू जो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, अगर ये निगेटिव वैल्यू हो जाए, जैसे z इज इक्वल टू -0.5, तो x प्लस वाई, देखो x हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, y हमेशा 0 से 1 के बीच में ले रहा है, तो x प्लस वाई कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कभी निगेटिव नहीं हो सकता x प्लस वाई, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहा है, y भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहा है, तो x प्लस वाई का समेशन कुड नेवर बी निगेटिव।
या कहें x प्लस वाई के निगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो रहेगी। x प्लस वाई के निगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिसके लिए x प्लस वाई निगेटिव हो जाए। जो ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनके लिए x प्लस वाई निगेटिव होगा, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? जीरो होंगी। उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? जीरो। तो x प्लस वाई कुड नेवर बी निगेटिव। तो अगर मैं वो पॉइंट्स कंसीडर करता हूं जो क्या है? लेस देन जीरो, z, स्मॉल z, fz की वैल्यू, आप fz क्या है? स्मॉल z का फंक्शन है, एंड स्मॉल z इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो वो सारे पॉइंट्स जो z लेस देन जीरो में है, मतलब आप उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हो जो -इंफिनिटी से जीरो के बीच में है, उनके करस्पॉन्डिंग आप CDF फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, फिर जीरो से इंफिनिटी वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकाल दोगे, fz z निकल जाएगा। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो, जब z जीरो, जैसे z -0.5 ले लो, तो कह रहा है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू -0.5, और हमें पता है x प्लस वाई कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जब x प्लस वाई निगेटिव हो ही नहीं सकता तो -0.5 से लेस तो हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जीरो। तो जितने z निगेटिव पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई को निगेटिव होना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, एंड x प्लस वाई का निगेटिव होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि x भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, y भी 0 से 1 के बीच में, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी जीरो, x प्लस वाई कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। तो ये आ गया बात। अब देखते हैं ये जो z पॉइंट है, जो आप z पॉइंट ले रहे हो, देखो ये दोनों वेरी कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। तो z जब 0 से 1 के बीच में होगा तब कैसा होगा? उससे ज्यादा जाएगा तब कैसा होगा? देखो, क्योंकि x प्लस वाई समेशन, x प्लस वाई का समेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, और x प्लस वाई का मिनिमम समेशन कितना हो सकता है? 0, क्योंकि जब दोनों मिनिमम पे होंगे तो x प्लस वाई मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 2 तक जा सकता है। इसीलिए 0 से 2 के बीच में जो z वेरी करेगा वो बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि x प्लस वाई मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 2 ले सकता है। x प्लस वाई मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 2 ले सकता है। तो जब z पॉइंट को 0 से 2 के बीच में वेरी करेंगे तब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो हम पहला केस ले लेते हैं कि z पॉइंट कहां से कहां है? 0 से 1 के बीच का पॉइंट है। लेट्स से पहला केस हम ले रहे हैं z 0 से 1 के बीच का, फिर 1 से 2 के बीच का लेंगे। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। देखो कैसे, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू z होना है। अब मैं पहले x सैंपल को लेता हूं, एक तरह से z, आप लेट से z को आपने कोई पॉइंट ले लिया 0.5, तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0.5। और इस तरह की इनइक्वालिटी आप सॉल्व करने आता है किससे? ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल से। मैं z को एक सिंगल पॉइंट 0 से 1 के बीच में एक सिंगल पॉइंट है, उसको मैं एक वैल्यू 0.5 दे दिया ताकि आपको 0.5 से समझना थोड़ा आसान हो। अब एक चीज बताओ, z पॉइंट जो है 0 से 1 के बीच, वो लेट से एक पॉइंट है 0.5, हम उसके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं क्या होगा, बाकी उसी के करस्पॉन्डिंग हम जनरलाइज कर देंगे चीजों को। तो 0.5 हमने ले लिया। अब अगर बताओ, अब हम पहले रैंडम वेरिएबल x को चूज कर रहे हैं, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग y। हम पहले एक रैंडम वेरिएबल को सैंपल देते हैं उसकी पूरी रेंज के बीच में, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले रैंडम वेरिएबल के रेंज क्या हो वो डिसाइड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल से, ज्वाइंट पीडीएफ से कोई इनइक्वालिटी, है ना? इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, अगर x कोई सैंपल, x रैंडम वेरिएबल कोई सैंपल लेता है स्मॉल x, अब अगर वो स्मॉल x इस z पॉइंट से ज्यादा हो जाए, अगर x कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x लेता है, x अगर कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x लेता है और वो स्मॉल x ही z से ज्यादा है 0 से 1 के बीच में, z तो 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट है ना, तो अगर रैंडम वेरिएबल x, जैसे ये z 0.5 पॉइंट है, तो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0.5। अब रैंडम वेरिएबल x अगर 0.5 या 0.5 से ज्यादा सैंपल वैल्यू ले लेता है, अगर रैंडम वेरिएबल x जो सैंपल वैल्यू ले रहा है वो 0.5 से ज्यादा है इस वैल्यू से, तब तो ये x प्लस वाई 100% क्या हो जाएगा? z से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 0.5 और y तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है 0 से 1 के बीच में, और ये अकेले ही 0.5 से ज्यादा हो गया और ये पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये समेशन 0.5 से ज्यादा ही होगा कि नहीं, z से ज्यादा ही होगा कि नहीं? तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? कभी लेस देन आर इक्वल टू z होगी ही नहीं, और फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। जब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, कोई ऐसी रेंज ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? 0। मतलब x और y दोनों को z से तो कम ही होना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअली z से ज्यादा हो गया,
जेड एक पॉजिटिव पॉइंट है 0 से 1 के बीच में, इसमें से इंडिविजुअली कोई जेड से ज्यादा हो गया और दूसरा पॉजिटिव है, तो जेड से ज्यादा में और पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो ये जेड से ओवरऑल समेशन ज्यादा आएगा, एंड देन लेस देन और इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई हो ही नहीं पाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। जब हो ही नहीं पाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0, मतलब हम यक्स सैंपल, यक्स का कोई स्मॉल एक्स सैंपल सेलेक्ट करने चाह रहे हैं तो दैट सैंपल शुड बी लेस देन जेड होना चाहिए, पहली कंडीशन। ऐसा नहीं कि कोई भी सैंपल वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में x का ले सकते हो, x अगर z से ज्यादा वैल्यू ले लिया तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होनी है। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए हमने लिया कोई सैंपल, ये z पॉइंट हम पहले मार्क कर लेते हैं इस पे, और यहां भी z पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। x और y कुड नेवर बी ग्रेटर देन z से ज्यादा हो ही नहीं सकते, है ना, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो x कोई सैंपल वैल्यू लेता है कहां से, 0 से z के बीच में, तभी ये इनइक्वालिटी के सेटिस्फाई होने के चांस हैं। तो x कोई सैंपल वैल्यू ले रहा है स्मॉल x बिटवीन 0 टू z, पहली चीज आ गई बिटवीन 0 टू z। उसके करस्पॉन्डिंग अब देखो x ने कोई सैंपल वैल्यू ले ली स्मॉल x बिटवीन 0 टू z, कहां से, 0 से z के बीच में। अब अगर उसके करस्पॉन्डिंग y क्या ले लेता है वैल्यू 0.5 माइनस, यही z है, z को इसको हम z से लिखें, z माइनस x सैंपल वैल्यू ले लेता है। अगर x कोई स्मॉल x सैंपल ले रहा है बिटवीन 0 टू z, उस सैंपल x के करस्पॉन्डिंग अगर y कौन सी वैल्यू ले ले, z माइनस x, तो x प्लस z माइनस x z के बराबर हो जाएगा। मतलब ये समेशन x प्लस वाई किसके बराबर है, z। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू z। तो x कोई स्मॉल x सैंपल ले 0 से z के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग अगर y z माइनस x लेता है तो ये समेशन x प्लस वाई z के बराबर है। अगर y z माइनस x से कम वैल्यू ले ले तो ये समेशन z से कम हो जाएगा कि नहीं। जब ये x और ये z माइनस x तो ये समेशन z, और जब ये x लेकिन ये z माइनस x से कम तो ये समेशन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, z से, है ना। तो अब ऑब्वियसली जो ये x पॉइंट है z से लेस है, z से लेस है, और ये z पॉइंट ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में है। आप x सैंपल क्या ले लो 0 से z के बीच में, तो z माइनस x एक पॉजिटिव नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में, वो कहीं भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो z से तो कम ही होगा, क्योंकि z ये पॉइंट है, z में से x घटा रहे हो तो z माइनस x कहीं पॉइंट यहां आएगा कि नहीं। तो y 0 से अगर z माइनस x के बीच में वैल्यू ले लेता है, 0 से z माइनस x के बीच में वैल्यू ले लेता है ना, तो आपका x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू z इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी उन पॉइंट्स के लिए जो z पॉइंट 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। चाहे अगर z 0.5 लेते तो इनइक्वालिटी कहां से, 0 टू 0.5 एंड y शुड बी 0 टू 0.5 माइनस x। देखो ना, x प्लस 0 टू 0.5 और y 0 टू 0.5 माइनस x। तो x सैंपल क्या वैल्यू ले रहा है, स्मॉल x बिटवीन 0 टू 0.5, और ये वैल्यू ले रहा है y 0 से 0.5 माइनस x के बीच में, तो 0.5 माइनस x से कम ही ले रहा है ना, तो x प्लस 0.5 माइनस x इज 0.5, बट लेस देन 0.5 माइनस x वैल्यू लेगा तो x प्लस 0.5 लेस देन 0.5 माइनस x विल बी लेस देन 0.5, और ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। समझ में आई बात। तो x वैल्यू ले सैंपल वैल्यू 0 से z के बीच में, और उसके करस्पॉन्डिंग y ले ले वैल्यू 0 से z माइनस x के बीच में, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, और रिलेशन से, कि x इस रेंज में वैल्यू ले और y इस रेंज में वैल्यू ले, और जब और से जुड़े होते हैं दो रैंडम वेरिएबल और उनकी और रिलेशन से जुड़े होते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, x की रेंज और y की रेंज, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो हम उस रेंज के करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट पीडीएफ को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और ज्वाइंट पीडीएफ है कितना, fxx into fyy। अब ध्यान से देखो, 0 से z रेंज 0 से 1 के बीच की ही है, और 0 से z माइनस x भी 0 से 1 के बीच में है, और इस दोनों रेंज में fxx भी 0 से 1 के बीच में 1 है, और ये भी 1 है। तो ज्वाइंट पीडीएफ हम इंटीग्रेट करेंगे fxy xy dx dy, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 का इंटीग्रेशन, ये y की लिमिट है, ये क्या है, x की लिमिट। तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये तो 1 है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 0 से z dx तो बाहर आ गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 dy y आ गया, y की लिमिट 0 से z माइनस x रख दो तो क्या आ जाएगा, z माइनस x आ जाएगा, तो z माइनस x dx बच जाएगा 0 से z। अब इसको सॉल्व करो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन zx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू z, 0 रखेंगे जब x की लिमिट तो 0 आ जाएगा, z रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2। तो आपका क्या आ गया, 0 से 1 के लिए
फॉर 0 to 1 z पॉइंट द fz इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ z का फंक्शन होगा z स्क्वायर बाई 2, क्योंकि fz क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z का फंक्शन है। तो ये बात समझ में आई। तो ये सब लॉजिक आपको सोचने पड़ेंगे, दैट लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगला लॉजिक, अगला तो और खतरनाक है, ठीक है ना। ये इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया इसके लिए, और इसके लिए क्या आ गया, z स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब हम देते हैं, ये सब हटाओ, अब आ जाते हैं। अब हमने ये देखो 0 से 1 रेंज है, 0 से 1 रेंज है, और ये 1 से 2। मैं 1 से 2 की रेंज क्यों कंसीडर कर रहा हूं अभी पहले, क्योंकि x प्लस वाई का मैक्सिमम समेशन कितना हो सकता है, 2, इसीलिए मैं अगली रेंज 1 से 2 कंसीडर करने वाला हूं। देखो वहीं से स्ट्राइक करेगा 1 से 2। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपको कि रेंज क्या सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैं z पॉइंट जो ले रहा हूं वो 1 से 2 के बीच में है, देखो यहां पे। अब फिर से लॉजिक लगाओ, x प्लस वाई को z से लेस होना है, z से क्या होना है, लेस होना है। तो देखो क्या होगा, देखो यहां 2 केसेस बनेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करना है। यहां पे देखो z जो पॉइंट है, लेट से z कोई पॉइंट 1.4 ले लो। देखो अभी आप समझ जाओगे, एक जनरल सा एग्जांपल लेके सीखते हैं कि ये रेंज कैसे डिसाइड करेंगे ज्वाइंट पीडीएफ की, है ना। तो ये z इक्वल टू 1.4 पॉइंट ले लो कोई, है ना, ये 1.4 है, लेट से 1 से 2 के बीच का कोई पॉइंट है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, एक पॉइंट बताओ, अगर x जो सैंपल वैल्यू लेता है, x जो सैंपल वैल्यू लेता है, अगर वो 0 से 0.4 के बीच में रहेगा, देखो ध्यान से, ये z 1.4 है, आप x प्लस वाई को किससे कंपेयर कर रहे हो, 1.4 से, है ना। x प्लस वाई शुड बी लेस देन 1, और इसमें से x y मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है 1, x मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है 1। तो अब देखो ध्यान से, अगर x ने कोई सैंपल वैल्यू ली 0 से 0.4 के बीच में, लेट x टेकन द वैल्यू ए सैंपल वैल्यू x, लेकिन कहां से, 0 से 0.4 के बीच में, हम कितना कर दिए, z माइनस 1। z अगर 1.4 है तो हम ये कौन सी रेंज लिए, 0 से z माइनस 1 की रेंज लिए। ऐसा क्यों किए बेटा, z में से 1 क्यों घटा दिए, क्योंकि y मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 0 से 0.4 के बीच में x को लूंगा, तो अब देखो y की पूरी 0 से 1 रेंज के लिए x प्लस वाई 1.4 से लेस होगा कि नहीं, ध्यान से बोलो, क्योंकि x 0 से 0.4 के बीच में कोई वैल्यू ले रहा है, तो x कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, 0.4, और x प्लस वाई को 1.4 से ज्यादा लेस होना है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दोगे तो भी ये x प्लस वाई 1.4 से कम ही होगा कि नहीं। तो अगर x कोई सैंपल वैल्यू जैसे लेते हो 0 से 0.4 के बीच में 0.2, फिर y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दो, मैक्सिमम वैल्यू 1 भी रख दोगे, तो 1 प्लस 0.2 1.2 होगा, ये हमेशा लेस देन 1.4 होगा। जबकि अगर x सैंपल वैल्यू आप कंसीडर करते हो 0.4 से 1 के बीच में, लेट से 0.4 से 1 के बीच में कोई x सैंपल, तो जब 0.4 से 1 के बीच में आप कंसीडर करोगे, मतलब z माइनस 1 से आप ज्यादा ले लिए, लेट से कोई 0.5 ले लिए, 0.5 ले लिए, और x प्लस वाई के समेशन को लेस देन z होना है, ये 0.5 ले लिए कोई सैंपल वैल्यू। अब y कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है, अगर y ने 1 वैल्यू लिया तो 1 प्लस 0.5, 1.5 विल बी ग्रेटर देन 1.4, तो y कहां से कहां वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके 0.9 तक ले सकता है कि नहीं, 0.5 प्लस 0.9 इज 1.4, और अगर y 0.9 से कम है 0 से 0.9 के बीच में, तो x प्लस वाई विल बी लेस देन z होगा कि नहीं। तो अगर x सैंपल 0.4 से 1 के बीच में है कोई पॉइंट, तो आपका y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0.5 के करस्पॉन्डिंग यहां जो पॉइंट आया वो कौन सा आया पॉइंट, ध्यान से सोच के बताओ वो पॉइंट कौन सा है। x अगर आपने कहां लिया 0.4 से 1 के बीच में, 0.4 से 1 के बीच में, ये वाला 0.9 किस पॉइंट को सिग्निफाई कर रहा है, जो ये 0.9 आया, 0.9 कहां से आया बेटा, ध्यान से बताओ, 0.9 कहां से आया, ये जो z की वैल्यू थी, z माइनस x से आया कि नहीं, 1.4 माइनस 0.5, यही 0.9 पॉइंट है कि नहीं। तो जब x कहां z माइनस 1 से 1 के बीच में है, z माइनस 1 ये पॉइंट है 0.4, तो जब x z माइनस 1 से 1 के बीच में है, तब y की लिमिट 0 से z माइनस x तक है फॉर x प्लस वाई टू बी लेस देन और इक्वल टू z। लेकिन जब x पॉइंट 0 से z माइनस 1 के बीच में है,
तो आपकी y की पूरी लिमिट 0 से 1 के लिए आपका x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू जेड है। तो यहां दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी और दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब x 0 से 0.4 वैल्यू ले रहा है तब वो 0.4 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं ले सकता, और जब 0.4 से 1 के बीच में ले रहा है तो यहां नहीं ले सकता। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मिलके बना रही हैं इस इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी का पूरा सैंपल स्पेस बना रही है। तो इस इनइक्वालिटी के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से बनी है, उन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के प्रोबेबिलिटी का समेशन है ना, हमेशा, ठीक है ना। तो देखो हम पहला केस लिए, जब क्या x सैंपल रैंडम वेरिएबल x कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x लेता है, कहां से लेके, 0 से लेके z-1 तक, 0 से लेके z-1 तक, फिर y सैंपल वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले, देखो ये 0 से z-1 के बीच में ले रहा है, तो जब ये मैक्सिमम सैंपल लेगा z-1 और ये 1, तो ये समेशन z के बराबर होगा। और देख रहे हो ना z-1 और +1 है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जब लेगा तभी ये समेशन 1 के बराबर हो सकता है, तभी ये 1 के बराबर हो सकता है। ये 0 से कहां, z-1 तक, z-1 तक अगर कोई सैंपल वैल्यू ले रहा है तो y की पूरी लिमिट लग जाएगी 0 to 1 फॉर x प्लस वाई टू बी लेस देन आर इक्वल टू z, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू z-1 ले ले, y मैक्सिमम वैल्यू अपनी 1 ले ले, तो भी देखो z-1 + 1 क्या आ रहा है, z के बराबर ही आ रहा है। बाकी y 1 से कम ही वैल्यू ले रहा है 0 से 1 के बीच में, और x 0 से z-1, तो ये समेशन क्या आएगा, हमेशा लेस देन आर इक्वल टू z आएगा कि नहीं। जब x अपनी अपर लिमिट और y अपनी अपर लिमिट पे, तो समेशन z के बराबर है, बाकी इनकी और नीचे वैल्यूज पे तो x प्लस वाई z से कम ही होगा कि नहीं, क्योंकि x z-1 से कम और ये 1 से कम लेगा वैल्यू, तो समेशन x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू z ही होगा। तो इस लिमिट में क्या है, अब देखो z-1 पॉइंट कहां है, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 भी क्या है, y की लिमिट 0 से 1 के बीच में है। यहां पे ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन, और ज्वाइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा, 0 से, अगर z-1 पॉइंट 0 से 1 के बीच का है तो ये लिमिट 0 से 1 के बीच में, वहां ये 1 होता है, ये 0 से 1 है ही, यहां भी ये 1, तो f(x(y) क्या हो गया, 1 dx। तो ये देखो एंड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, x takes the sample between 0 to z-1 and at the same time y takes the value between 0 to 1, then x plus y will always be less than or equal to z। and जैसे एंड रिलेशन आया दो रैंडम वेरिएबल के केस में, तो हम कौन सी प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। एंड रिलेशन के साथ जब भी कोई प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ रिप्रेजेंट करता है एंड रिलेशन वाली प्रोबेबिलिटी को। प्लस दूसरा क्या है, जब हमने x को कहां से कहां लिया, दो रेंज x की बना ली, x सैंपल लिया z-1 से 1 के बीच में, उसके लिए आपका y कहां से कहां वेरी करे, 0 से z-x तक। तो देखो है ना, 0 से z-x तक अगर रहेगा तब है ना, z-x से 1 तक रहेगा तो ग्रेटर देन z हो जाएगा, तो हम 1 dx dy कर सकते हैं। देख लो z-1 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लिया x, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये y 0 से z-x तक जब तक रहेगा तभी तक x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू z होगा। जैसे z-x से ज्यादा हो जाएगा तो x प्लस वाई ग्रेटर देन z हो जाएगा, तो हमें वो चाहिए नहीं। अब इस देखो z-1 to 1 वाली रेंज भी 0 से 1 के बीच में है, और 0 से z-x रेंज भी क्या है, 0 से 1 के बीच की है, तो उस दोनों रेंज में f(x) 1 है तो ये 1 आ गया। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या है ये y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में y का इंटीग्रेशन y, और 0 से 1 लिमिट रखो 1 आ गया। फिर बचा dx 0 to z-1, 0 to z-1 dx कितना होगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रख दो 0 से z-1, तो यहां से आ गया z-1 प्लस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 to z-x है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले किया, y आ गया 1 का इंटीग्रेशन, z-x to 0 रखोगे तो क्या आ गया, z-x ही आ गया, dx बिटवीन z-1 to 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया zx माइनस x² 2 विद रिस्पेक्ट टू z-1 to 1, और z-1 ऊपर है समेशन में, उसको बाद में समेशन कर लेंगे। तो देखो 1 रखते हैं, 1 ये आ जाएगा z-1 2, x की लिमिट है माइनस ऑफ z-1 रखते हैं तो क्या आएगा, z इंटू z-1 माइनस z-1 का स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप z- इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना,
तो ये z माइनस 1/2 z, इसमें से हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा z माइनस 1/2 माइनस, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 z माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 z माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2z, स्मॉल z है, 2z माइनस z माइनस 1 माइनस z प्लस 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये z माइनस 1/2 माइनस 1/2 z माइनस 1, यहाँ से आ गया 2z माइनस z प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया z माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये z स्क्वायर माइनस 1 आ गया, इस इक्वल टू ये माइनस 1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, z माइनस क्या बचा, z स्क्वायर बचा, है ना, z माइनस z स्क्वायर बचा, है ना, zx माइनस x स्क्वायर बाई 2, 1 रखेंगे तो z, हाँ ठीक है। तो और ऊपर z माइनस 1 था ही, तो इसको ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया, z माइनस 1 प्लस z माइनस z स्क्वायर, तो ये आ गया 2z, है ना। अब ये क्या आ गया, मैं लिख देता हूँ, z माइनस z स्क्वायर अपॉन ये, तो इस रेंज के लिए क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, z माइनस 1 z 2z माइनस 1 प्लस माइनस z स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये z प्लस z 2z माइनस 1 माइनस z स्क्वायर, इसको मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये लिखा है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, दैट इज नथिंग बट z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2z आ जाएगा, ठीक है ना, बिटवीन ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया फॉर द लिमिट 1 to 2। अब एक रेंज और बची है ग्रेटर देन 2, अब हम ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं z, यहां इक्वलिटी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर ये 2 से ज्यादा है z पॉइंट, 2 से भी ज्यादा, z पॉइंट कहीं यहां है, देखो z पॉइंट 2 से ज्यादा है, x प्लस वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, x अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, y अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो z अगर 2 से ज्यादा है, कोई पॉइंट लेट्स से 2.5 है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 2.5, तो इसके लिए x की पूरी रेंज 0 से 1, y की पूरी रेंज 0 से 1 ले लोगे तो भी x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन 2.5, तो x कोई भी सैंपल वैल्यू ले 0 से 1 के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंगली y कोई भी सैंपल वैल्यू ले 0 से 1 के बीच में, इस पूरे सारे कॉम्बिनेशन के लिए x प्लस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू z होगा, क्योंकि z अब 2 से भी ज्यादा हो गया है, तो x के सारे सैंपल वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है और y साथ में 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले, इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए x प्लस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू z, क्योंकि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू ही 2 हो सकती है, और उसको 2, ये मैक्सिमम वैल्यू ही 2 हो सकती है, और z पॉइंट 2 से ज्यादा है, तो x प्लस वाई विल ऑलवेज बी फॉर द इंटायर रेंज ऑफ x, फॉर द इंटायर रेंज ऑफ y, x प्लस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू z। तो ये x 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, y करस्पॉन्डिंगली 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, x प्लस वाई विल बी लेस देन आर इक्वल टू z होगा, क्योंकि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू 2 और ये z पॉइंट 2 से ज्यादा है, तो इस पूरी अपर लिमिट के लिए ही ये सेटिस्फाई हो रहा है लेस देन आर इक्वल टू z, तो बाकी वैल्यूज के लिए तो लेस देन आर इक्वल टू z होगा ही, और इस रेंज में ये 1 ही है dx dy, और y का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में 1 आ गया, फिर x का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में 1 आ गया, 1 ही आएगा ये। तो वैसे भी आप जानते हो किसी पीडीएफ का, किसी सीडीएफ की वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, अगर वो x का फंक्शन है 1 होना चाहिए, z का फंक्शन है तो z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर दी, ये इनइक्वालिटी मैं आपको इसीलिए सॉल्व कराया जा रहा हूं ताकि आपके लॉजिक्स डेवलप होते रहे, है ना। तो ये आ गया 1, और z ग्रेटर देन 2 में ही z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉइंट आएगा, और सीडीएफ किसी भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ फंक्शन है दैट विल बी 1 फॉर, अगर वो z का फंक्शन है तो z टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x का फंक्शन है तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो देखो ये आ गया सीडीएफ फंक्शन। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. तो ये हमने FZ निकाल लिया। यहाँ पे एक्चुअली FZ में आई थिंक मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो पीडीएफ मेरे दिमाग में है जो आनी चाहिए वो शायद नहीं आएगी इस वाली रेंज में,
इस कैलकुलेशन को आप चेक करिएगा, यहाँ पे शायद कुछ मिस हुआ है। मैंने इसको ये ले लिया था शायद माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2z, है ना, और यहीं से माइनस कॉमन लिया था तो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z से जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में बाई 2 शायद मिसिंग था, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस 2z था, ये कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। वहां पे आप कैलकुलेशन करिएगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 मिस हो गया था, इसीलिए मैंने माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2z लिया तो माइनस जेड माइनस 1 माइनस हाफ जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। जबकि माइनस जेड स्क्वायर के साथ 1/2 कोफिशिएंट भी है, वो मिस हो गया था, बाई 2 है, ये माइनस 1 है प्लस 2z, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद 0 से ये 0 से 2 नहीं है, ऑब्वियसली 1 से 2 है। 1 से 2 के बीच में डिफरेंशिएट करने के बाद जो आना चाहिए पीडीएफ, वो इस जब मैंने जो इक्वेशन ले लिया था माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, है ना। तो मुझे तभी स्ट्राइक किया कि ये पीडीएफ आ क्यों नहीं रहा है। मैं इन बिटवीन कैलकुलेशन कर रहा था कि ये आ गए हैं, तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो जो पीडीएफ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे वो नहीं मिल रहा था, है ना, जो पहले मैंने, तो यहाँ 1/2 मिसिंग था, 1/2 जल्दबाजी में छूट गया था। कैलकुलेशन हमने सही किया था, लास्ट स्टेप में जब एडिशन कर रहे थे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को, तो यहाँ उसका कोफिशिएंट 1/2 छूट गया था। वही कोफिशिएंट ले लेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा कि ये रेंज है ना। बाकी सारी कैलकुलेशन ठीक थी, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट थी, रेंज एकदम परफेक्ट थी। जब हम एडिशन कर रहे थे आई थिंक, तो जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1/2 था वो एडिशन करते वक्त मैं लेना भूल गया था, इसीलिए वो गलत आ गया था, ठीक है ना। अब हम इसका पीडीएफ निकालते हैं एफ जेड जेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, d/dz ऑफ नथिंग बट एफ जेड जेड, यही तो हमें करना पड़ेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम करते हैं, देखो z लेस देन 0 के लिए d/dz ऑफ एफ जेड जेड 0 आएगा, क्योंकि एफ जेड जेड इटसेल्फ 0। z 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जेड स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 डिफरेंशिएशन बाई 2 क्या आ जाएगा, z, एकदम सही है, यही आना चाहिए, लाइन बनेगी। 1 से 2 के बीच में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड स्क्वायर का 2z डिवाइड बाई 2 बचा माइनस जेड, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2z का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, प्लस 2 आ गया, है ना। तो प्लस 2 आ गया, माइनस जेड प्लस 2, ये भी एक लाइन है बिटवीन 1 एंड 2, एंड जेड ग्रेटर देन 2 के लिए डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो आपका देखो 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में 2 लाइंस हैं, बाकी जेड लेस देन 0 के लिए 0, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए ये 0 है। तो ये पीडीएफ बेटा करेक्ट कर लेना, कैलकुलेशन सीडीएफ करेक्ट कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, है ना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को जब वेरीफाई कर रहा था कि z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप तो 2 आ जाएगा, जबकि एक माइनस 2 आ जाएगा, जबकि एक स्लोप प्लस 1 है तो दूसरा स्लोप माइनस 1 आना चाहिए। देखो यहाँ माइनस 1 आ रहा है। अभी जब अगली चीज मैं बताऊंगा उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना, मैं क्यों माइनस 1 स्लोप चाहता था, इसीलिए मैं इस कैलकुलेशन को करेक्ट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि इसको डिफरेंशिएट करके तो माइनस 2 स्लोप आएगा, क्योंकि ऊपर से 2 आएगा, माइनस 2 ऑफ जेड माइनस 1 आएगा तो स्लोप तो माइनस 2 आएगा, फिर तो ये गलत होने लगेगा, मुझे माइनस 1 स्लोप चाहिए। तब मैंने थोड़ा सा वेरीफाई किया कि कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये सब आप कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो अब मैं एफ जेड जेड को प्लॉट करने जा रहा हूं, किसको, एफ जेड जेड को, पीडीएफ को अगेंस्ट जेड, और फिर हम जनरलाइजेशन करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। फॉर जेड लेस देन 0, देखो ध्यान से, एफ जेड जेड इज 0, फॉर जेड लेस देन 0 एफ जेड जेड 0 है। 0 से 1 के बीच में एक लाइन है y इज इक्वल टू यक्स, है ना, यक्स एक्सिस पे z है, y एक्सिस पे एफ जेड जेड, तो y इज इक्वल टू यक्स है, एक लाइन जिसका स्लोप 1 है, ऑब्वियस सी बात है, और जो एग्जिस्ट करती है केवल 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में एक लाइन प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट 1 है और इसका स्लोप 1 है, और एट z इज इक्वल टू 1 एफ जेड जेड 1 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 0 पे एफ जेड जेड 0 हो जाएगा इस रिलेशन से। फिर आपका 1 से 2 के बीच में एक लाइन है, लेकिन स्लोप कितना है, माइनस 1 है, तो डिक्रीजिंग लाइन आएगी। एट z इज इक्वल टू 1 ये क्या देगा, 2 माइनस 1 वैल्यू देगा जो है, तो एट z इज इक्वल टू 1 ये लाइन भी माइनस जेड प्लस 2 लाइन जो 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करती है वो भी वैल्यू 1 ही दे रही है। एंड एट z इज इक्वल टू 2, एट z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा, और ये एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, माइनस 1 है, एग्जैक्टली जितना ये है वैसे ही। तो देखो ध्यान से, ये माइनस, ये 2 पे 0 दे दिया, इसका स्लोप है माइनस 1,
और इसका स्लोप है +1 एंड आउटसाइड 2 इट इज 0, तो ये 0 हो गया आउटसाइड 2। तो देखो ये आपका आ गया क्या, पीडीएफ। इस पीडीएफ का एरिया निकालो, 1 आ रहा है कि नहीं। किसी भी पीडीएफ, किसी भी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ टोटल एरिया अंडर कर्व मस्ट बी 1 होना चाहिए, क्योंकि वो टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। -∞ से 0 में कोई एरिया नहीं, 2 से ∞ में कोई एरिया नहीं, एरिया केवल यही है। तो 1 से 2 के बीच में ही, जो 0 से 2 के बीच में जो एरिया, यही टोटल एरिया है। और इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, हाइट 1 एंड विड्थ 2, 1/2 इंटू 1 इंटू 2 क्या आएगा, 1 आएगा। ये परफेक्ट पीडीएफ है किसी रैंडम वेरिएबल का। एरिया, टोटल एरिया अंडर कर्व मस्ट बी 1, और ये हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। पीडीएफ कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का कन्वोल्यूशन करता, fxx क्या था, मैं इसको fxx, मैं इसको z का फंक्शन मान लूं, जो रैंडम वेरिएबल z है, जिसका जो इन दोनों से मिलकर बना है। तो ये x एक्सिस को मैं z से रिप्रेजेंट कर देता हूं, z से रिप्रेजेंट कर देता हूं 0 से 1। जो fy है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का फंक्शन है, इसको भी मैं उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर दूं, है ना। दोनों को z से ही रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। fx एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल z का फंक्शन है और 0 से 1 के बीच में ही नॉन जीरो है। fyz भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल z का फंक्शन है ना, और 0 से 1 के बीच में ही नॉन जीरो। अगर मैं इन दोनों का कन्वोल्यूशन करूं, एक तरह से ये मान लो f1t है सिग्नल और ये f2t सिग्नल है। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों फंक्शन है, f1t कन्वोल्यूशन f2t। जब भी दो रेक्ट फंक्शन का कन्वोल्यूशन करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर वेव मिलती है कि नहीं। आप देखो ध्यान से, वो ट्रायंगुलर वेव कैसे मिलती थी। अगर f1t कन्वोल्यूशन f2t करें, पहले तो दोनों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम बनाओ, और दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना लो, जो आपको z रैंडम वेरिएबल को जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो दोनों की fxx की x एक्सिस वही बना लो, fyy की एक्सिस वही बना लो, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में आप z रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ और सीडीएफ को एक्सप्रेस करना चाहते हो। दोनों को एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन पहले बना लो, जब आपको z रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ निकालना है। फिर कुछ नहीं करना है, देखो इन दोनों का कन्वोल्यूशन करो, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करो, इन दोनों का क्या करना है, कन्वोल्यूशन करना है। देखो ध्यान से, दो रेक्ट फंक्शन है, ये f1t है एक तरह से t का फंक्शन, ये f2t, दोनों t होने चाहिए तभी जाके कन्वोल्यूशन करते हो, सेम होने चाहिए। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों फंक्शन होने चाहिए तभी कन्वोल्यूशन पॉसिबल है। इन दोनों का कन्वोल्यूशन करो, रेक्ट का, दोनों की विड्थ इक्वल है, और कन्वोल्यूशन में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, दोनों के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट 0 है, इसका भी लेफ्ट मोस्ट एंड 0 है, तो लेफ्ट मोस्ट एंड आपका कन्वोल्यूशन का ये होगा। राइट मोस्ट एंड क्या होगा, इसका राइट मोस्ट एंड 1, इसका राइट मोस्ट एंड, तो इसका राइट मोस्ट एंड क्या हो जाएगा 2। अगर दोनों रेक्ट की विड्थ इक्वल है, मैं ये सिग्नल सिस्टम में आपको पढ़ाया हूं, दोनों रेक्ट की अगर विड्थ इक्वल है तो पूरे जो लेफ्ट मोस्ट एंड और राइट मोस्ट एंड है, कन्वोल्यूशन का जो एंड पॉइंट्स आपने डिसाइड कर लिए, उसको दो पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड कर दो। तो बीच वाला पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली 2 हाफ में, तो 0 से 2 वाले रेंज को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, 0 से 1 एंड 1 से 2। पहले हाफ में भी एक लाइन आएगी, दूसरे हाफ में भी एक लाइन आएगी। पहले हाफ में लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले हाफ में लाइन का स्लोप क्या होता है, जो ये f1t है उसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई f2t का एम्पलीट्यूड, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है 1 into 1, तो +1 स्लोप की लाइन मिलेगी 0 से 1 रेंज में। देखो +1 स्लोप की लाइन अगर खींचोगे तो ये वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। और सेकेंड हाफ में कुछ नहीं करना है, जितना पहले हाफ में जिस स्लोप की लाइन मिली उतने ही निगेटिव स्लोप की लाइन सेकेंड हाफ में मिलेगी। अगर ये +1 स्लोप की लाइन मिली पहले हाफ में, तो सेकेंड हाफ में इतने ही -1 स्लोप की लाइन मिलेगी और 2 पे जाके 0 हो जाएगा। देखो यही चीज मिल गई, और ये वैल्यू तो 1 है ही, स्लोप ऑफ लाइन से निकाल सकते हो। अगर ये स्लोप 1 है तो देखो हाइट अपॉन विड्थ इज इक्वल टू स्लोप 1, हाइट अपॉन विड्थ 1 इज इक्वल टू 1, तो हाइट कितना होगी 1 होगी, अब निकाल सकते हो। तो ये क्या आ गया, fz, z का फंक्शन ये भी आ गया कि नहीं भाई, f1t कन्वोल्यूशन f2t, t का ही फंक्शन आ जाता, तो ये आ गया, है ना। तो कभी भी, अब यहां से मैं एक रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं, कभी भी अगर कोई रैंडम वेरिएबल z, कभी भी अगर कोई रैंडम वेरिएबल z दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है,
अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो जेड रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ इज नथिंग बट द कन्वोल्यूशन ऑफ द पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। कुछ भी नहीं करना है क्या, लेकिन ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपके जब ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल थे तभी आप एफ एक्स वाई एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई लिख पाए। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते तो एफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई वाई नहीं लिख पाते। फिर जो आपने सीडीएफ निकाला वो सीडीएफ वैसा नहीं आता, जब सीडीएफ वैसा नहीं आता तो उसका डिफरेंशिएशन पीडीएफ ये नहीं आता, और पीडीएफ ये नहीं आता मतलब रिजल्टेंट कन्वोल्यूशन नहीं है। पीडीएफ जब ये आया तभी तो आपने कहा कि ये एफ एक्स के पीडीएफ का और एफ वाई वाई के पीडीएफ का क्या है, कन्वोल्यूशन है, इसीलिए आपने कहा। तो जब x और y इंडिपेंडेंट है देन ओनली you can apply the property of convolution for finding out the resultant PDF of the resultant random variable only then, क्योंकि तभी आप ये लिख पाए हो। अगर ये डिपेंडेंट होते दोनों रैंडम वेरिएबल तो आप ये वाला रिलेशन लिख ही नहीं पाते और ये ज्वाइंट पीडीएफ लिख ही नहीं पाते। फिर ज्वाइंट पीडीएफ कुछ और अलग होता, जैसे ज्वाइंट पीडीएफ कुछ अलग होता तो जितने सारे आपने इंटीग्रेशन किए रेंजेस तो वही होती, क्योंकि उन्हीं रेंजेस के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होती। इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि इनइक्वालिटी के सेटिस्फाई होने के लिए वही पर्टिकुलर रेंजेज आपको चूज करनी पड़ती जो अभी तक आपने चूज किया था। लेकिन डिपेंडेंसी की वजह से जो पीडीएफ है अंदर का वो 1 नहीं होकर कुछ और हो गया, डिपेंडेंसी की वजह से कुछ और आएगा। तो आप जो इंटीग्रेशन है सेम लिमिट के अंदर जो सेम लिमिट तो सेम है, अंदर का फंक्शन चेंज हो गया तो आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया। जब एफ जेड जेड कुछ अलग आया तो एफ जेड जेड ये पीडीएफ भी क्या आएगा, अलग ही आएगा। तो ये दोनों के कन्वोल्यूशन के फॉर्म में तब नहीं आएगा ना, जब पीडीएफ ये आएगा तभी तो ये दोनों का कन्वोल्यूशन है। अगर कुछ और पीडीएफ आ जाए तो दोनों का कन्वोल्यूशन नहीं है। तो कन्वोल्यूशन कब अप्लाई कर सकते हो, व्हेन द रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन ओनली। अब देखो इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं। अगर कोई रैंडम वेरिएबल जेड है, ये ax प्लस बी वाई दो इंडिपेंडेंट एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। a और b क्या है, कांस्टेंट है, कैसे, रियल कांस्टेंट, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है ना, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विद पीडीएफ एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई। ठीक है, तो आपको z का पीडीएफ बताना है, देन द पीडीएफ ऑफ z वुड बी। अब देखो जो पहले आपने चीजें पढ़ी हैं उसका आपको क्या आएगा, यूज आएगा। देखो कैसे इसको लिखते हैं ये सीख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं, ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह काम आती है, लेकिन कैसे आ रही है ये आप सोचो। डिपेंडेंसी के केस में यही कन्वोल्यूशन फॉर्मूला नहीं यूज होगा। आप लॉजिक समझ गए होंगे, आई होप सो, ठीक है ना। और अगर डिपेंडेंट होते रैंडम वेरिएबल तो आपको ज्वाइंट पीडीएफ देना पड़ता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, जेड के पीडीएफ के कैलकुलेशन के लिए। अभी मैं उसको भी समझा देता हूं, फिर इसको लेक्चर को क्लोज करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो ax एक अदर रैंडम वेरिएबल आ गया, by एक अदर रैंडम वेरिएबल आ गया, तो ax को मैं क्या लिख सकता हूं, अनदर रैंडम वेरिएबल, लेट्स से z, तो ax x y z r एंड q। मैं ax को लिख देता हूं एक रैंडम वेरिएबल r और by को एक रैंडम वेरिएबल लिख देता हूं क्या, q लिख सकता हूं। तो ये क्या है, फिर से दो रैंडम वेरिएबल्स r और q का समेशन है। तो कभी भी अगर और x और y अगर इंडिपेंडेंट है तो ax और by भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये तो कोई रियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे नेचर तो चेंज होगा नहीं इंडिपेंडेंसी का। तो ax, r और q भी इंडिपेंडेंट है और z इज समेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स r and q, then the pdf of z would be nothing but the convolution of pdfs of r and q। यही तो आप कह सकते हो। अब देखो ax का pdf क्या हो जाएगा, जो कि r का। ax का pdf मैंने बताया था कैसे निकालते हैं बेटा, पहले बता चुका हूं। अगर x का pdf आपको पता है तो ax का pdf इज नथिंग बट 1 अपॉन मॉड ऑफ a, जो कोफिशिएंट होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ a, फिर f x बाई a, यही तो होता था। by का pdf क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड b f y बाई b, अंदर मॉड नहीं रहता। अब देखो
ax और by का क्या पता चल गया, ax और by का पता चल गया। a चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, b चाहे निगेटिव है पॉजिटिव, हमें बीच में प्लस साइन मेंटेन करना है। तो अगर मैं ऐसे लिखता 2x माइनस 3y, तो मैं इसको क्या करता 2x प्लस माइनस 3y कर देता। बीच में हमें प्लस साइन मेंटेन करना है फॉर फाइंडिंग आउट द कन्वोल्यूशन। हमें बीच में क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसीलिए b को पूरा का पूरा साइन के साथ यहां ले लेंगे, बीच में प्लस साइन मेंटेन करेंगे और उस b को पूरा एज इट इज साइन के साथ ले लेंगे, तो वो इस पीडीएफ में एडजस्ट हो जाएगा अपने साइन के साथ। ठीक है, अब देखो मुझे z का पीडीएफ एफ जेड जेड अगर निकालना है, इट वुड बी नथिंग, बीच में प्लस साइन होना चाहिए, a को पूरा b को, है ना, तभी x माइनस वाई आ जाएगा। तो मैं इसको x प्लस माइनस वाई लिखूंगा और पहले माइनस वाई का पीडीएफ फाइंड आउट कर लूंगा, फिर x का पीडीएफ मुझे पता है, x और माइनस वाई के पीडीएफ का कन्वोल्यूशन करूंगा। समझ में मेरी बात आ रही है, आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एफ जेड, अगर z का जो पीडीएफ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z का फंक्शन है, तो पहले x के पीडीएफ को आप उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दो, क्या, z से, क्योंकि ये z का फंक्शन तभी आएगा। कन्वोल्यूशन कर दो 1/mod b, y का भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको कहां से रिप्लेस कर दो, z से, तभी तो ये z का फंक्शन आएगा। ये भी z का फंक्शन, ये भी z का फंक्शन, और कन्वोल्यूशन फिर z का फंक्शन आ जाएगा ना b। तो ये इन दोनों के कन्वोल्यूशन से आपका एफ जेड जेड आ जाएगा, नथिंग बट। तो 1/a इंटू 1/mod b बाहर आ जाएगा। बाकी एफ जेड बाई ए आप पता कर सकते हो, एफ जेड बाई बी पता कर सकते हो। पहले एफ एक्स बाई ए पता कर लो, स्केलिंग करनी है, एफ वाई बाई बी पता कर लो, एफ वाई वाई का क्या कर देना, स्केलिंग कर देना है ना, स्केलिंग कर दो। फिर एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको एक्स की जगह जेड से रिप्लेस कर दो। वाई में भी इंडिपेंडेंट एक्सिस वाई को जेड से रिप्लेस कर दो, फिर कन्वोल्यूशन ले लो, एफ जेड जेड आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो जैसे हम कल एक क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, x1 प्लस x2 इज लेस देन आर इक्वल टू x3। तो इस क्वेश्चन को, और x1 x2 और x3 क्या थे, इंडिपेंडेंट। तो कई लोग इसको इस तरह से करते हैं, लेकिन ये मेथड लेंदी है थोड़ा सा। 2 रैंडम वेरिएबल का कन्वोल्यूशन तो थोड़ा इजी भी है, 3 रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे, 4 रैंडम वेरिएबल, 5, तो कन्वोल्यूशन, नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। जबकि लिमिट रखने में केवल एक बार थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि हम इसको z मान लेते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x3, ऐसा कर सकते हैं, इसको हम z मान लें। अब देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 माइनस x3, इसको मैं x1 प्लस x2 प्लस माइनस x3 लिख सकता हूं। पहले मैं x1 प्लस x2 का पीडीएफ फाइंड करूंगा बाय कन्वोल्यूशन फार्मूला। x1 का पीडीएफ पता है और x2 का पीडीएफ पता है, तो x1 प्लस x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो x1 प्लस x2 का पीडीएफ मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं x3 का पीडीएफ पता है, फिर माइनस x3 का पीडीएफ निकाल लूंगा ax वाले फार्मूले से। माइनस x3 का पीडीएफ अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं x1 प्लस x2 का पीडीएफ, बीच में प्लस साइन है, माइनस x3 का पीडीएफ पता है, इन दोनों के कन्वोल्यूशन से मैं x1 प्लस x2 माइनस x3 का पीडीएफ पता कर लूंगा, वही मेरे z का पीडीएफ हो जाएगा। जब z का पीडीएफ पता चल गया और आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी, z लेस देन आर इक्वल टू 0, अगर z का पीडीएफ एफ जेड जेड पता चल गया तो क्या करना है, z लेस देन आर इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ पता और उसके किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, z लेस देन आर इक्वल टू 0 किस रेंज को सिग्निफाई करता है, उस रेंज में एफ जेड जेड को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस एरिया निकाल लो, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे कन्वोल्यूशन में बहुत टाइम लगता। x1 प्लस x2 चलो ट्रायंगुलर वेव आ जाती, क्योंकि x1 भी रेक्ट था, x2 भी रेक्ट, माइनस x3 भी एक रेक्ट आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, स्केलिंग आ जाएगी, है ना। माइनस x का क्या होता है, एफ एक्स ए, एफ एक्स माइनस एक्स हो जाता है, थोड़ा सा स्केलिंग होके मिरर इमेज। फिर एक ट्रायंगुलर का कन्वोल्यूशन लेना है किससे, रेक्ट से, तो ये आता पैराबोला के फॉर्म में, तो उस कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता, अलग अलग रेंज लेने पड़ती, तो कन्वोल्यूशन करके सॉल्व करते तब जाके एफ जेड जेड मिलता, फिर उसको इंटीग्रेट करते तब जाके आंसर आता। जबकि मैंने लिमिट रख के एक ही बार में आंसर का लॉजिकली लिखना सिखाया था, 1/6 आंसर आया था इस क्वेश्चन का, हमने किया था, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो रैंडम वेरिएबल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। और बीच में प्लस साइन मेंटेन करना है, अगर कहीं माइनस आ भी गया उस माइनस को कोफिशिएंट में एडजस्ट कर देना है, ax या a या b के फॉर्म में एडजस्ट कर देना, बीच में प्लस साइन, और a b के करस्पॉन्डिंग कैसे पीडीएफ चेंज होता है, अगर x रैंडम वेरिएबल में a से मल्टीप्लाई कर दे, y रैंडम वेरिएबल में b। अब देखो यही अगर ये आ जाता, लेट्स से z
मैं ये भी करवा देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी आ जाता, लेट से ये आ जाता। तो z का पीडीएफ कैसे फाइंड आउट करते, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं देखो इसका भी पीडीएफ निकाल सकता हूं, कांस्टेंट सी है, ये कोई रियल कांस्टेंट है। तो देखो मैं इसको ax प्लस सी को एक साथ ले लूं या by प्लस सी को एक साथ प्लस by, ये एक रैंडम वेरिएबल ये भी हो गया ax प्लस सी और एक रैंडम वेरिएबल by, और ax प्लस सी का पीडीएफ कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, 1 अपान जो x का कोफिशिएंट है मॉड ऑफ a, फिर fx x प्लस सी प्लस के साथ जो यहां पे है उसको माइनस कर देते हैं और पूरे को डिवाइड कर देते हैं, किससे, a से डिवाइड कर देते हैं ये। तो ये आ गया ax प्लस सी का पीडीएफ। फिर by का पीडीएफ मुझे क्या पता चली जाएगा, 1 अपान मॉड b fy y बाई b, ठीक है ना, ये पीडीएफ पता चल गया। फिर x को मैं z से रिप्लेस कर दूंगा, y को भी मैं z से रिप्लेस कर दूंगा, ax प्लस सी का पीडीएफ पता है, by का पीडीएफ पता है। x और y अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ax प्लस सी और by भी इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और एडिशन करने से नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इंडिपेंडेंट है तो वो y से इंडिपेंडेंट ही होगा, ax प्लस सी by से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट और इन दोनों का समेशन का पीडीएफ क्या होगा, इसका पीडीएफ कन्वोल्यूशन विद इसका पीडीएफ, इन दोनों का कन्वोल्यूशन कर दो, z का पीडीएफ आ जाएगा, है ना। तो लॉजिक एंड कॉमन सेंस यू हैव टू यूज टू अप्लाई द फार्मूलाज। इसीलिए मैं FZ को CDF को डिराइव किया इनइक्वालिटी सॉल्व करके, वहां से मैंने आपको पीडीएफ लाके दिखाया कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ there is independency between the random variables. If dependency is there then you cannot use this convolution formula. अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट आ जाता, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, है ना, और फिर आपको इस z का पीडीएफ पूछ लेता, लेट्स से, देखो ये प्रोबेबिलिटी आप खुद से निकाल लेना, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.5, ट्रायंगुलर वेव है fz 1.5 से इंफिनिटी के बीच में fz को इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका, है ना, आप खुद से निकाल लेना, ठीक है ना। ट्रायंगुलर वेव आ गया था इसका पीडीएफ, और पीडीएफ को 1.5 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन 1.5 से 2 तक ही होगा क्योंकि 2 से इंफिनिटी में तो पीडीएफ क्या है, 0, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर ये डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और दोनों यूनिफॉर्म होते 0 से 1 के बीच में, और मुझसे z का पीडीएफ पूछ दिया जाता, z इज इक्वल टू x प्लस वाई है, एक रैंडम वेरिएबल z है, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, और z का पीडीएफ बता दो, तो आप बता पाते, कन्वोल्यूशन फार्मूला नहीं यूज कर पाते, वंस द रैंडम वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, है ना। अब देखो इस z का पीडीएफ बताने के लिए आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती, कौन सी इनइक्वालिटी, आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है ना, पहले सीडीएफ निकालते कैसे, यही इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी पड़ती, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, ज्वाइंट पीडीएफ, क्योंकि हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ का यूज करके कि x इस रेंज में वैल्यू ले और साथ में y इस रेंज में वैल्यू ले, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। और के साथ जब दो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डील करनी होती है तो हम उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी उसकी पीडीएफ यूज करते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ एंड रिलेशन वाली प्रोबेबिलिटी को सिग्निफाई करती है। तो मुझे ज्वाइंट पीडीएफ इस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर x और y डिपेंडेंट है, मुझे x का पीडीएफ पता है और y का पीडीएफ पता है, अब मैं ज्वाइंट पीडीएफ मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकाल सकता, या तो मुझे fxy xy ये कैसे निकाल सकते थे बेटा बताओ, एक तो ये कंडीशनल पीडीएफ पता हो इनटू fyy, ये वाली कंडीशनल पीडीएफ, या y बाई x वाली पता हो इनटू fxx। तो या तो मुझे कंडीशनल पीडीएफ गिवन हो fx बाई y या y बाई x क्वेश्चन में, तो मैं ज्वाइंट पीडीएफ निकाल सकता हूं कैसे, कंडीशनल पीडीएफ इनटू व्हाट, e2 बाई इवन इनटू इवन, या इवन बाई e2 इनटू इवन बाई e2 इनटू e2, या e2 बाई इवन इनटू इवन। तो मैं ज्वाइंट पीडीएफ निकाल सकता हूं इस फार्मूले से। तो मुझे इस क्वेश्चन में फिर अगर ये डिपेंडेंट हो जाता तो केवल x और y के पीडीएफ देना सफिशिएंट नहीं होता, उन्हें देना पड़ता कंडीशनल पीडीएफ, या तो उन्हें देना पड़ता ज्वाइंट पीडीएफ ओवरऑल इन दोनों रैंडम वेरिएबल का जो डिपेंडेंट हैं। अब वो डिपेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, क्योंकि जब डिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल पीडीएफ कुछ होगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसी डिपेंडेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग ये ज्वाइंट पीडीएफ होगा। और z का पीडीएफ निकालने के लिए ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि सीडीएफ निकालूंगा तभी तो पीडीएफ, और सीडीएफ निकालने के लिए इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्वाइंट पीडीएफ चाहिए, और ज्वाइंट पीडीएफ चाहिए तो मुझे ये कंडीशनल पीडीएफ पता होना चाहिए,
या तो मुझे ज्वाइन पीडीएफ इस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द पीडीएफ ऑफ जेड। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट कन्वोल्यूशन कर दो एक्स के पीडीएफ का और वाई के पीडीएफ का आपस में, है ना। लेकिन जब डिपेंडेंट होंगे तो आपको ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई देना पड़ेगा क्वेश्चन में, या तो उसको इनडायरेक्टली देना पड़ेगा कंडीशनल पीडीएफ देके, या डायरेक्टली देना पड़ेगा ज्वाइंट पीडीएफ। तो ज्वाइंट पीडीएफ जब आप दे दोगे तो मैं उस ज्वाइंट पीडीएफ का यूज करके सीडीएफ निकाल दूंगा जेड का, और जब जेड का सीडीएफ आ जाएगा तो जेड का पीडीएफ भी निकाल लूंगा। फिर कन्वोल्यूशन वाला फार्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं डिपेंडेंसी दे दे तो बिना सीडीएफ निकाले आप पीडीएफ नहीं निकाल पाओगे। और उस केस में बेटा, उस केस में जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया है ज्वाइंट पीडीएफ से, वही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता था सीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुछ काम नहीं आएगा तो वही काम आने वाला है ना। हर जगह रट्टा मार के चलो ये कन्वोल्यूशन, ज्यादातर से 70-80% क्वेश्चन इंडिपेंडेंट के आ जाते हैं तो आप ठीक हो, लेकिन 20% में अगर वो आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 1-2 बच्चे करके आएंगे पूरे। वो टॉपर में हो सकते हैं, टॉप 10 वाले हो सकते हैं, और कोई करके नहीं आएगा, है ना। तो ठीक है, वो छोड़ भी सकते हो, है ना। डिपेंडेंसी वाला मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ऐसे ही बहुत लेंदी टाइप का हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा सॉल्व करने। तो आप इंडिपेंडेंसी वाला ही पढ़े रहो, इतना ही इफिशिएंटली यूज कर लो जितना पढ़ाएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है ना। जितने लेवल का मैंने यहाँ पढ़ा दिया है, जितने डेप्थ में आपको इनइक्वालिटी के लॉजिक डेवलप करा दिए, अगर वही अच्छे से कर लोगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। 100% सारे क्वेश्चन बना के आओगे। लेकिन वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा बार बार वीडियो हो सकता है देखना पड़े। मैं भी कई बार सोचा हूं, तब जाके इतना सिंप्लीफाई करके आपको बता पाया हूं। उस सिंप्लीफाइड वर्जन को सोचने के लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिए। इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फिर जब एक से ज्यादा अलग अलग रैंडम वेरिएबल हैं तो मीन वैल्यू निकालने की प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरिएंस निकालने की प्रॉपर्टी क्या होगी, और तब कॉन्सेप्ट आएगा कोवेरिएंस का, है ना। तब कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो पहले नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कोवेरिएंस देखने के बाद हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, जब आपके गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में आएंगे, गॉसियन रैंडम वेरिएबल का समेशन करोगे तो वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स के हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो केस और इंटरेस्टिंग बन जाता है और उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और मैं उस तरह के क्वेश्चन की को कैसे सोचते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। फिर ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल फिनिश, रैंडम वेरिएबल मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा ना। और जितना यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करी है उतना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।